सभी भाइयों को प्रणाम एवं शुभ प्रभात। मित्रों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर इंसान वो कार्य में निपुण होना चाहता है। वो है विद्या, ज्ञान। आज हम उन विद्यार्थियों के बारे में, उन विद्या के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो सर्वप्रथम मैं उन सारे भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप और आपके नौनिहाल बच्चे, छोटे हों या बड़े हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं माँ बाप के लिए हमेशा, उनको अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं, सिखाने का मतलब विद्या सिर्फ यही नहीं होता है कि किताबी ज्ञान देना ही विद्या है। विद्या वहीं से शुरुआत हो जाती है अपने माँ बाप से। प्रथम पाठशाला तो माँ बाप होते हैं। अब वो कहेंगे प्रथम पाठशाला माँ बाप कहेंगे। देखिए, अंग्रेज का बच्चा जब अंग्रेज के परिवार में पैदा होता है तो बचपन से अंग्रेजी बोलना सीख जाता है, और आप हिंदी बोलते हैं तो आपका बच्चा सर्वप्रथम हिंदी आपसे सीखता है। वो सारे कार्य, जो अच्छे कार्य हैं, बुरे कार्य हैं, सब आपसे सीखता है। इसलिए कहा गया है हर अच्छा कार्य अपने बच्चे के सामने करें, लेकिन जो बुरा कार्य, जैसे कई बार सहसा गाली निकल जाती है, दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करते हैं और दूसरों का नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करते हैं, ऐसे कोई भी कार्य बच्चों के सामने ना करें। पहले तो ऐसे गलत कार्य करें ही ना, संकल्प ले लें और विद्या के महत्व को समझाएं। सर्वप्रथम विद्या के महत्व को समझाएं और ये प्राप्त करने के तरीके समझाएं। अब आप कहेंगे कि तरीके क्या हैं? भाइयों, सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी से, एक बार करके तो देखिए। सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगा दीजिए। अब बहुत सारे भाई लोग हमारी इस बात से ही, कुछ लोग तो गुस्सा भी हो गए होंगे, 4:30 बजे तो रात होती है। नहीं भाइयों, 4:30 बजे का समय होता है जो, वही उचित समय है ज्ञानार्जन के लिए, देवी देवताओं की पूजा के लिए। उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं और अमृत बेला कहते हैं। अमृत पाना है तो सवेरे उठना पड़ेगा। 4:30 बजे का जैसे अलार्म लगाते हैं, आपकी भी नींद खुलेगी, आपके बच्चे की, क्योंकि सबके पास मोबाइल है। और माता पिता को सर्वप्रथम, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको भी समय से जगाना शुरू करेंगे तो वो सब कुछ समय से पाएंगे। सर्वप्रथम आप अपने आप को समय में ढालिए और अपने बच्चे को। सर्वप्रथम आप उठिए और नृत्य क्रिया से निवृत्त होइए। उस बच्चों को बोलिए कि उठिए, पहले टॉयलेट जाएं, मुँह धोएं, ब्रश करें और चैतन्य हो जाएं। उसके बाद एक कमरे में, जिस कमरे में बच्चा सोता है, वो बेशक उसी कमरे में छोटी सी कुर्सी लगा दें और वो कुर्सी पे बैठ के और अपने नित्य क्रिया को शुरू कर दें। नित्य क्रिया में सर्वप्रथम उठ के माँ बाप के पैर छूना है। अगर गुरु भी वहीं पास में रहते हैं तो उनको भी छूना। नहीं, वो सारे गुण माता पिता में हो, गुरु भी आपके हैं। भाइयों, सर्वप्रथम जब बच्चा आपका पैर छूना शुरू करे तो एक संस्कार आपने दे दिया, उसको नहीं मालूम, लेकिन आप उसको प्रेरित करें। छोटा बच्चा है, उसको आदत डालेंगे तो वो वही आदत सीख लेगा हमेशा। और आप भी, आपके माँ बाप जीवित हैं तो आप भी चरण स्पर्श करें, और तब वो देखेगा कि मेरे बाप भी, मेरे पिताजी, मेरे माताजी भी ऐसा करते हैं, तो वो भी ऐसा करना शुरू करें। अब आप भी जब सुबह उठेंगे तो आप योगा एक्सरसाइज, वॉक करना, योगा एक्सरसाइज करना अर्ली मॉर्निंग, इतना अच्छा लगेगा भाइयों। कल से आपका, मेरे पास फ़ोन तो नहीं करेंगे, काफ़ी लोग बिजी हो जाते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर फ़ोन करिएगा, याद कीजिएगा, कभी अच्छे को अच्छा बोल दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। खैर, ये कार्य करना शुरू कर दें, बच्चे को सुबह उठाना शुरू कर दें और उसको सबसे पहले विद्या का महत्व समझाइए। भाइयों, मैं आपको एक उदाहरण दूं। बड़े बड़े राजा महाराजा के घर पे क्या होता था, राजा महाराजा अपने सैन कक्ष में दूर होते थे, बच्चे कहीं दूर लेटे होते थे, महल तो महल होता था, तो उनको जगाने के लिए उनके द्वार पे
पूरी टोली आती थी, उनका कार्य होता था, भोर भये भिनसारा बाजन बाजे राम दुआरा। मतलब सुबह ही वो लोग गाना गाने के साथ साथ जगाते थे उन राजकुमारों को और सबको, और वो समय से जाग जाते थे और फिर नृत्य किया करते थे। तो पढ़ाई का सबसे उचित समय तो सवेरे का है। अब पढ़ाई क्यों की जाए, किसी चीज को क्यों अर्जित की जाता है, सबसे पहले उसके महत्व को बताएं। विद्या का महत्व क्या है अपने बच्चों को साथ में बताएं। मैंने पहले भी बताया, लेकिन आज भी मैं बताना चाहता हूं कि विद्या एक ऐसा धन है जो सभी धनों में प्रधान धन है। कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अब इसकी प्रधानता कैसे? विद्या व्यय कृते वर्धते, विद्या व्यय करने से बढ़ती है। जब भी कोई ज्ञान आपके अंदर है, अगर वो ज्ञान दूसरे को देंगे तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा भाइयों। ये कठोर सत्य है। विद्या व्यय कृते वर्धते, विद्या चोरम न चोरे, विद्या चोर चुरा नहीं सकता। विद्या भ्राता न विश्वते, विद्या भाइयों में बांटा नहीं जा सकता। विद्या विदेश गमने स्वबंधु जना भवत, विद्या विदेश में भी जाने के बाद आपके भाई के समान साथ देगा। विद्या राजा न हरत, विद्या ही एक ऐसा धन है जो राजा चुरा नहीं सकता। विद्या ददाति विनयम, विद्या ही आपको विनय प्रदान करती है, विनयी बना देती है, ज्ञानवान बना देती है। इस तरह से विद्या के बहुत सारे लक्षण हैं, जिसकी वजह से कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में प्रधान धन है। सबसे पहले इसका महत्व बताइए और फिर विद्यार्थी के कुछ लक्षण सिखाइए। संस्कृत में कहा गया काचेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव चा अल्पहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। काक चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा वाला, मतलब कौवा जब भी आप कहीं खाना खा रहे हो तो कौवा देख रहा होगा कि मुझे कैसे कितना जल्दी इनका खाना हमें मिल जाए या मैं जा करके ले लूं, मतलब उतने चेष्टा से वो उस खाने को देखता है। ऐसे चेष्टा रखें, पाने की चेष्टा रखें कि मैं विद्या अर्जित ऐसे कर लूंगा। काक चेष्टा वको ध्यानम, बको मतलब बगुला, बगुला की तरह ध्यान लगा करके। बगुला क्या करता है? एक आंख से ऐसे देखता रहता है, अपने शिकार को फटाक से पकड़ लेता है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथा, और कुत्ते के समान होना चाहिए। कुत्ते मतलब डॉग जो होते हैं वो कभी आहट जरा सी पाते हैं तो वो भौंकने लगते हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेवचा अल्पहारी, बच्चे को ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो उसका शरीर ढीला पड़ जाएगा, मतलब वो चैतन्य नहीं हो पाएगा जल्दी। इसलिए अल्पहारी होना चाहिए जिससे आपको डकार नहीं आए, आप बीमार न पड़े। कम खाने वाला इंसान जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। अल्पहारी गृहस्थ आगे, और गृहस्थ का त्याग मतलब आपको किसी अपने घर से बाहर जाना पड़ता है विद्या अर्जन करने के लिए, तो उसको इसका भी त्याग करना पड़ता है। जैसे गुरुकुल में जाते थे तो माँ बाप को त्याग करना, माँ बाप का मोह कुछ दिन के लिए त्यागना पड़ता था। हृदय में मोह होना चाहिए और फिर वो अपने माँ बाप को रोज नित्य प्रति प्रणाम करते थे। तो ये ऐसे 5 लक्षणों का महत्व बच्चों में बताइए। अब भाइयों, अब कहेंगे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ये बड़ा सुअवसर है उन बच्चों के लिए जो विद्या अर्जित करना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं किसी भी तरह का। मैं तो भाइयों गांव का पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैं अपनी बात अगर बताना चाहूं तो हम जब छोटे थे 4वीं-5वीं क्लास में, मेरे परिवार में तो कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था कि हमको रोज सवेरे जगा दें कि पढ़ें, लेकिन हम कृषि कार्य करते तो कृषि कार्य करने के लिए सवेरे 4:30 बजे ही जागना होता था। बैल को नादा पे लगाना, गाय को चारा देना, आपको तैयार होकर फिर खेत में जाना होता था और खेत में काम करके 1-2 घंटे में जाना होता था और खेत में काम करके 1-2 घंटा फिर हम विद्यालय जाते थे पैदल। वहाँ से आते थे तो शाम को या सवेरे अगर जल्दी हमारा एग्ज़ाम हुआ करता था तो हम सवेरे भी 4:30 बजे उठे, आधे घंटे में फ्रेश हुए तो कुछ अंधेरा रहता तो दीपक जलाते थे। और शाम को भी जब अंधेरा होता था तो भाइयों हमको लाइट नहीं मिलती थी। अभी 4-5 साल पहले हमारे गांव में लाइट आई है, उससे पहले अंधेरा था गांव में। बहुत सारे गांव में लाइट नहीं थी, शहर में लाइट हुआ करती थी। तो हम लोगों को क्या मिलता था? मिट्टी का तेल लाते थे और जो ये कफ सिरप होता है ना, छोटी सी बोतल होती है या थोड़ी बड़ी बोतल होती है, उसके ढक्कन को छेद करते थे, उसमें कपड़े की बाती डालते थे और उसमें मिट्टी का तेल डाल के उसका दीपक बनाते थे और उसके उजाले में पढ़ते थे।
जबकि उतना विचित्र उजाला नहीं पड़ता, लेकिन पर्याप्त उजाला मिलता था पढ़ने के लिए। तो भाइयों, इस तरह से हम पढ़ाई किए हैं अपने जीवन में। गरीब घर के या मध्यम वर्ग के लोग ऐसे ही पढ़ाई करते थे, लेकिन संकल्प, पढ़ाई से पहले आपका संकल्प होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। एक चीज़ और बता दें भाइयों, आजकल तो बहुत सारे बच्चों को घर में पंखा भी मिल रहा है, लाइट भी मिल रही है, अच्छा सोने का बिस्तर भी मिल, और माँ बाप उनका ध्यान भी रखते हैं। लेकिन हम लोगों को तो खेती किसानी सिखाई जाती थी, खेती किसानी में ज़्यादा ध्यान रखते थे। लेकिन मेरे भाग्य में लिखा हुआ था और हमने संकल्प कर लिया था कि अगर कुछ जीवन में पाना है, कुछ अच्छा बनना है। कई बार लोगों को देखते थे, ट्रेन से जाते हुए लोग होते थे, अरे ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे टाई भी लगाते हैं, ये करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो लालसा होती थी कि मैं भी ऐसे बनूंगा। फिर हमारे किताबों में पढ़ाया जाता, ऐसे ऐसे विद्वान लोगों का भी वर्णन मिलता था। तो वैसा बनने के लिए संकल्प करना होता है। अब जब आप संकल्प कर लेते हैं किसी चीज़ में, तो संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं भूल न जाऊँ भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि आप कहें कि 4:30 बजे कोई समय होता है उठने का, हमारे बच्चे तो 9 बजे तक सोते रहते हैं। भाइयों, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। जागोगे तो पाओगे और नहीं तो खोगे। मेरा कहने का मतलब है, सुबह जब जल्दी उठेंगे तो रात में ऑटोमेटिक आपको जल्दी नींद आएगी और आपका एक सिस्टम बन जाएगा, एक समय सारणी बन जाएगा। समय सारणी बनाइए और संकल्प कीजिए कि मैं इस टाइम उठूंगा। आपका आलस खत्म हो जाएगा, थोड़े दिन में आलस खत्म हो जाएगा। आप बच्चों को 6 बजे जब स्कूल में भेजना होता है, बसें आती हैं, तब भी तो जल्दी उठाते हैं, तो उससे आधा घंटा और पहले उठा दें। और अभी बसें नहीं जाती हैं तो अपने घर में पढ़ाएं बच्चों को। ये बहुत अच्छा अवसर है। अब आप कहेंगे कि एक लॉकडाउन के दौरान स्कूल तो सारे बंद पड़े हुए हैं, हमारा बच्चा कैसे पढ़े? भाइयों, यही सही समय है। आप अपने बच्चों, आज की तारीख में जो छोटे बच्चे हैं उसको आप बैठ के हर तरह का ज्ञान दें। सबसे पहले सदाचारी बनाएं, प्रणाम करना, सूर्य प्रणाम करना, सब चीज़ें जो आप सिखाएंगे वो सदाचार बनेगा। सबसे पहला तो सदाचार सिखाएं, संस्कार सिखाएं। उसके बाद पढ़ने के लिए, जो अगर बहुत अबोध बच्चा है तो छोटा बड़ा या ABCD आप स्वयं सिखा सकते हैं घर पे। उतना समय आपके पास होगा जब आप सुबह उठेंगे तो ऐसा उसको सिखाएं। जो बड़े बच्चे हैं, मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ, बच्चों आजकल तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आपके मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, बहुत सारे सुख साधन होते हैं। टीवी पे बहुत सारे चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं लोग, इंस्टॉल करवा देते हैं। नेटफ्लिक्स हुआ, यूट्यूब हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टीवी पे भी लगा देते हैं, उससे भी आप सीख सकते हैं। और नहीं तो कंप्यूटर या मोबाइल पे गूगल ऐप डाउनलोड कर लें। गूगल से जो कुछ जानना चाहते हैं, सर्वप्रथम सारे बच्चों को पहली क्लास से लेके और जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं उसकी पुस्तकें बनी हुई हैं। हमारे विद्वान लोगों ने वो सारी चीज़ें लिख के दी हुई हैं कि आपको ये सीखना है। ये अब आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो पहले से लेकर 10वीं 12वीं तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अब उन सारे सब्जेक्टों का एक एक दिन का टाइम ले लें कि आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो कल हम इतिहास पढ़ेंगे, परसों हम नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे। भाइयों, मैं संस्कृत की बात आ गई, हमारे संस्कृत पढ़ने वाले बहुत कम हो गए हैं। इसलिए भी आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जितनी चीज़ें पहले लिखते थे जो हमारे जीवन में काम आने वाली चीज़ें थी, चाहे वो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, सब संस्कृत में लिखे जाते थे। संस्कृत की पढ़ाई आपने बंद कर दी तो वो चीज़ें आपको ज्ञान मिल ही नहीं पाती। संस्कृत पढ़ने वाला कम बंदा मिलता है। तो वो लोग जो यहाँ से उठाकर विदेश लेकर चले गए, उन्होंने संस्कृत का विद्वान भी आपके यहाँ से ले जाके उसका अनुवाद करा करके और उसका फ़ायदा उन्होंने अपने जीवन में उठाया। और बहुत सारे वैज्ञानिक चीज़ें उन्होंने उसी वेदों के जरिए प्राप्त किया। आप इसके गहराई में जाएंगे, इंटरनेट पे भी डालेंगे तो आपको बता देगा कि क्या चीज़ आपके यहाँ से अंग्रेज भी चुरा के ले गए हैं। बहुत सारे आक्रांता आए जो आपकी चीज़ों को नष्ट किए और चुरा के ले गए, उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन आप नहीं उठा पा रहे क्योंकि आप संस्कृत को बड़ी उल्टी भाषा समझते हैं। गलत है भाइयों। सबसे पहले मातृभाषा पे भी ध्यान दें। चलिए, संस्कृत कम आती है, संस्कृत सीखना चाहें तो बहुत अच्छा है, घर बैठे भी सीख सकते हैं। नहीं तो मातृभाषा हिंदी है। पूरे भारत देश में 43.63% हिंदी पढ़ी जाती है।
बाकी और कई लोग अपनी मातृभाषा मानते हैं, बंगाली हुए, मद्रासी हुए, पंजाबी हुए, गुजराती हुए, सबने अपनी अपनी मातृभाषा बना रहे, लेकिन मुख्य मातृभाषा हिंदी है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली। तो हिंदी में बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, सबसे ज़्यादा अगर आपको पुस्तकें मिलेंगे वो हिंदी में मिलेंगी। तो मातृभाषा हिंदी होती है, हिंदी का प्राथमिकता दें और हिंदी को आगे भी बढ़ाएं। ये आप किसी भी देश में जाएं भाइयों, आप जर्मनी जाके देख लीजिए, जर्मन बोलते हैं, आपकी अंग्रेजी नहीं चलती वहाँ। हाँ, विदेश जाना पड़ता है आपको अंग्रेजी बोलना अनिवार्य, इसलिए लोग अंग्रेजी का भी ज्ञान रखते हैं। आप चाइना चले जाइए, सारे लोग चाइनीज़ बोलते हैं, कोई हिंदी कोई अंग्रेजी बोलने वाला नहीं होता। अब कुछ लोग अंग्रेजी सीखना शुरू किए हैं, बिजनेस व्यापार की वजह से वो अंग्रेजी सीखना चाहिए। नहीं तो हर देश की अपनी मातृभाषा होती है। मातृभाषा मतलब आपके माँ बाप से जो मिला हुआ, वो जो आप स्वयं बोलते हैं वही मातृभाषा होती है। तो उसके जरिए हर चीज़ आप समझ लें। अब मेरा कहने मतलब कि वो बच्चे पढ़ाई कैसे करें। सबसे पहला समय सारणी बन गया, आपने अपने सब्जेक्ट चुन लिए। आज आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसका चुनाव कर लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए और उसके अनुसार शुरू कीजिए। भाइयों, पुस्तकों में सब कुछ लिखा हुआ है, अध्याय वाइज। आज हमने इतना पढ़ा तो बीच में फिर जो है एक तिल या धागा या कुछ से डाल दें कि कल हम ये पढ़ेंगे। और जब आप एकाग्रचित्त होकर के पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, पूर्ण ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। भाइयों, जब स्कूल कॉलेज खुले होते हैं तो उसके कुछ और प्लस पॉइंट ज़रूर होते हैं, क्योंकि तब आप समय से जुड़े होते हैं, समय से उठोगे, समय से तैयार होगे, क्योंकि बस निकल जाएगी या समय से नहीं जाएंगे तो स्कूल से बाहर कर दिए जाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको वहाँ कल्चर सिखाया जाता है, प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना करें, गॉड की प्रार्थना करें। और तदुपरांत लाइन में खड़े होते हैं, सारे एक वस्त्र में होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। उसके बाद क्लास में बैठना होता है, कौन कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा, और धीरे धीरे वो अपना स्थान निश्चित कर लेता है। जो सबसे फिसड्डी बच्चे होते हैं ज़्यादा पीछे बैठते हैं कि मास्टर जी हमारे से कोई प्रश्न न पूछ ले। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता था, लेकिन हम ज़्यादा पीछे नहीं बैठते थे। खैर, मजाक भी होना चाहिए साथ साथ में। तो फिर कल्चर सीखते थे। अब आपके साथ सिख बच्चा बैठा हुआ है तो उनके वो गुरबाणी से संबंधित, अपने संस्कार से संबंधित, अपने धर्म से संबंधित आपसे बात करेगा। ऐसे मुस्लिम समुदाय का बच्चा बैठा हुआ है आपके साथ तो वो मुस्लिम धर्म की बातें करेगा, आप हिंदू धर्म की बातें करेंगे। इस तरह से वो भी ज्ञान मिलता था। और फिर जवानी में और बहुत सारे चर्चे होते थे, यार हमको ये खाना अच्छा लगता है, मुझे ये खेल अच्छा लगता है। तो अगर 4 लोगों का मत मिल गया तो आप क्रिकेट खेलने चले गए, आप कबड्डी खेलने चले गए। हम बचपन में हमें क्या खेलने को मिलता था भाइयों? राज कबड्डी। 2 गोला होता था, जैसे क्रिकेट की फील्ड होती थी, दोनों साइड गोला बना होता, उसमें से एक बंदा उसको छूता था और दूसरा भागता था। अगर उसको बाहर आपने टच छूता था और दूसरा भागता था, अगर उसको बाहर आपने टच कर दिया तो वो आउट हो जाता था, फिर आपको उसी घेरे में आ जाना होता था। इस तरह से राज कबड्डी। खो खो, एक गोल चक्कर ऐसे बना लेते थे और उसके पीछे एक कपड़े का एक जो गमछे का कोना बना लेते थे, उसके पीछे चुपके से रखते थे, चलते चलते चुपके से, उसको पता ही नहीं चलता था। अगर उसने उसको उठा लिया तो दौड़ पड़ा तो आपको उसके जगह पे बैठना होता था, और नहीं तो वो कोना उठा कर जिसको मारता था वो आउट हो जाता था। तो इस तरह से खेल होते थे। कबड्डी होती थी। इस तरह से जो भी खेल हम बचपन में खेले हैं। खैर, मेरे कहने में खेल कूद से आपका शरीर का विकास होता है। योगा एक्सरसाइज कराते हैं, पीटी कराते हैं, ये बहुत सारे ज्ञान आपको स्कूल में जाके मिलते हैं। लेकिन जो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं और क्लासों में पढ़ रहे हैं, उनको तो सब चीज़ का ज्ञान हो चुका है, उनके शरीर का विकास भी हो चुका है। वो अपने पढ़ाई को नित्य नियमित पढ़ें, डेली उसकी पढ़ाई करना शुरू करें और ज़्यादा ज्ञान, स्कूल से जाने से ज़्यादा ज्ञान होगा। भाइयों, एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से सारे लोग जानते हैं, एकलव्य का नाम सुना? एकलव्य, जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर एकलव्य था। और उसके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य उसको सिखाने से मना कर देते, बोले राज के राजाओं के लड़कों को मैं सिखाता हूँ और बेटा हम उनके साथ आपको नहीं शिक्षा दे सकते, क्योंकि वो लोग एतराज़ करते हैं। राजा महाराजा बड़े लोगों के बच्चे उस टाइम भी एतराज़ करते थे, तो मैं आपको नहीं सिखा सकता। तो उसने संकल्प लिया मैं सीखूंगा तो आपसे ही। उसने क्या किया, उनका एक फ़ोटो सा लगा लिया, एक पेड़ से एक फ़ोटो लगा लिया और बस वहीं सवेरे उठ कर उनको प्रणाम करता था और अपनी धनुर्विद्या शुरू कर देता था। भाई साहब, वो
उनको गुरु मान करके और उसने विद्या सीख ली थी। धनुर्धारी में नंबर 1 हो गया था और किसी कारणवश वो गुरुदेव एक बार उनको मिले तो वो उनके चरणों में साक्षात दंडवत किया, प्रणाम किया, बोला रिसीवर आप मेरे गुरु हैं, आपसे ही मैंने ये विद्या सीखी है जो धनुर्धारी में आपने मुझे नंबर 1 कहा है। फिर आप मुझे मेरे से कुछ दक्षिणा ले लीजिए। गुरु को दक्षिणा दिए बगैर संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, या उस जो उसके बदले में मिलना चाहिए तो दक्षिणा देना पड़ता है। ऐसे आचार्यों को भी दक्षिणा देना पड़ता है। जब तक आचार्य को दक्षिणा नहीं देंगे, पूजा पाठ कराएंगे, तो वो आपकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से उसने जब मांगा तो गुरु ने कहा कि अगर दे सकते हो तो आप अपना अंगूठा, दाहिना अंगूठा काट के दे दो। भाइयों, ये मैं तो यही कहूँगा कि यह उसके साथ अन्याय हुआ था, जो अन्याय नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर कोई किसी गुरु के उसने इतनी बड़ी विद्या प्राप्त कर ली, तो आप भी, गुरु तो आपके हैं, माता पिता गुरु आपके घर में हैं, और जो क्लास में जाएंगे वहाँ गुरु मिलेंगे, लेकिन इस टाइम आप स्वयं अपने अध्ययन पे ध्यान दें। और कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, गूगल से सर्च करके आपके मोबाइल पे आ जाएगा। और इसकी स्क्रीन बड़ा, अगर आपके घर में टीवी है तो इसको टीवी से कनेक्ट कर लें और वो सर्च करके, और बहुत सारे ऐप हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है, एक से एक विद्वान हैं, एक से एक वैज्ञानिक हैं। भाइयों, हमने तो अभी कुछ दिन पहले सुना था कि एक वैज्ञानिक अमेरिका में बैठा हुआ था और उसने यहाँ ऑपरेशन कर दिया था दिल्ली में। कैसे? जूम कैमरा के जरिए उसने एक एक चीज़ को देखता गया और वो बताते गए, और यहाँ के जो डॉक्टर थे उनके निर्देशानुसार उन्होंने सफल ऑपरेशन किया। विज्ञान कहाँ पहुँच चुका है भाइयों। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, निर्णय ले लें। भाग्य में जो लिखा हुआ है वो तो अलग बात है, भाग्य का भरोसा मत कीजिए। भाग्य में जो आपने पहले कर्म किए हुए हैं उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन आज कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। और भाइयों, IAS PCS बनने वाले बच्चों को लास्ट में जाकर के नकल नहीं कर पाते हैं। लास्ट में उनको सही ज्ञान और स्वयं पढ़ाई करके और उसको परीक्षा देनी पड़ती है। मैं एक चीज़ और बता दूं भाइयों, ये सारी दुनिया नकलची है, और उस नकलचियों में नंबर 1 नकलची मैं हूँ। मैंने उस स्कूल टाइम पे नकल नहीं किया था, लेकिन जब मैं स्कूल से बाहर आया, अपने बिजनेस लाइन में आया, तो मेरे से बड़ा नकलची मैं कहता हूँ कोई नहीं होगा। और मैं तो गोदरेज फिडरलाइट का भी अगर नाम लूँ तो उनके यहाँ भी कई फर्नीचर जो बनता था, जब हमने कभी किसी कैटलॉग में देखा तो हमने कहा ये तो फिडरलाइट बनाता है, ये तो गोदरेज बनाता है, लेकिन ये कैसे? इस किताब से उन्होंने देखा या इस कंपनी का माल लाए होंगे। मैं क्या करता हूँ भाइयों, मैं अपना जो प्रगति हमें मिली है उसका आज मैं आपके सामने बातें बता देना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा इसका ज्ञानी नहीं हूँ, 25 साल तक गांव में खेती बाड़ी किया, कुर्सी फर्नीचर के बारे में तो कुछ जानता नहीं था, लेकिन मैंने जहाँ काम किया वहाँ से हमने उसके काम कैसे किया जाता है, फ्रेम कैसे बनाए जाते हैं, अपहोस्ट्री कैसे, सारा ज्ञान मैंने कुछ ही महीनों में ले लिया। अब हमने आगे क्या किया, जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो देश विदेश जाने लगे, एग्जीबिशन में जाने लगे। एग्जीबिशन लगाया इससे जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं कि हम कितना सुंदर बनाते हैं, वही कस्टमर उनको मिलते हैं। लेकिन उन्हीं कस्टमरों में से हमारे जैसे नकलची भी पहुंच जाते थे जो बढ़िया चीज़ें दिखती थी। अब बताइए, जो उनके इंजीनियर और जो है टेक्नीशियन होंगे, जो सालों साल उसको बनाने के लिए प्रयास किया होगा, हजारों लाखों रुपया इंजीनियरों को दिया होगा, आर्किटेक्ट को दिया होगा, जो उन्होंने उत्पादन किया उसका, हम उसका एक पीस उठा लाते थे और जेरॉक्स कॉपी कर देते थे और मार्केट में देते थे। आज भी मैं वही करता हूँ। हम ही नहीं, सबसे बड़ा नकलची चाइना है। ऐसे हर देश एक दूसरे के नकल करते हैं। आज हम वेशभूषा का भी नकल करते हैं। हमें टाई बांधना नहीं आता था, लेकिन जब हमने बिजनेस करना शुरू किया, नौकरी करना शुरू किया था राजा आयरन फैक्ट्री में, तो हमारे एक पड़ोसी थे, मनु नाम था उनका, पहली बार उन्होंने टाई बांधना मुझे सिखाया था। पहले वो अपने गले में टाई को कैसे लपेटे, कैसे गांठ मारे। बहुत सारे हमारे बच्चे टाई बांधना नहीं चाहते। टाई बांधना भी सीखना है, अभी मोबाइल पे बोलेंगे तो टाई बांधना भी सीखा, मतलब सब कुछ आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। तो हमने टाई बांधना किसी और से सीखा था। पैंट शर्ट कर, कई बार तो होता है मैं जब विदेश जाता हूँ तो भाइयों वहाँ भी मैं सीखता हूँ। खाना हमें ये, हम तो हाथ से खाना खाने वाले बंदे हैं, देहात के आदमी हैं। इन पांचों तत्वों, ये इस हाथ में इतने अमृत होता है, इसे खाते हैं तो उसका स्वाद ही कुछ और। लेकिन
जैसा देश वैसा बेस। अगर आप वैसा खाना विदेश में, जर्मनी में, इंग्लैंड में जाना खाना शुरू करेंगे तो लोग बुरा मानेंगे, अशिक्षित समझेंगे, तो वहाँ कांटे और छुरी से खाना पड़ता है। हमें नहीं उठाना आता था, मेरे बच्चों ने कुछ समझाया और कुछ मैंने दूसरे को देता, ये कैसे छुरी को कैसे उठाता है, उस ऑब्जेक्ट को कैसे रखता है, कैसे काटता है, वो सब देख के सीख गया। तो भाइयों ये पूरा जीवन जो है देख देख के सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं गांव से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पहुँचा हूँ, ये ईश्वरीय कृपा है, माता पिता की कृपा है, गुरुओं की कृपा है। आप मेरा भी उदाहरण ले सकते हैं कि एक व्यक्ति जो गांव में अनपढ़ परिवार में, अशिक्षित परिवार कह लें, लेकिन संस्कारित परिवार में जन्म लिया और वो संस्कार से आज मैं यहाँ हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। अगर सीखना चाहते हैं तो आप एक दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं। सबसे पहले आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। बगैर प्रतिज्ञा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे कि मैं सुबह इस टाइम उठूंगा, इतना टाइम पढ़ूंगा, इतना टाइम एक्सरसाइज करूंगा, इतने टाइम खाना खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। टाइम से सोएंगे तो टाइम से नींद खुलनी शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज्ञान आपको मोबाइल, आपका कंप्यूटर दे देगा। जिस सब्जेक्ट का ज्ञान चाहते हैं सब कुछ मिल जाएगा भाइयों, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन में प्रतिज्ञा कर ले कि आप फर्स्ट आना चाहते हैं तो फर्स्ट ही आएंगे। जैसे पांचों पांडवों को भी तो गुरु एक जैसा ही पढ़ाते थे, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन हुआ? अर्जुन। एक पेड़ पे पक्षी बैठा हुआ था तो गुरु ने पूछा, भाई ये पक्षी पे निशाना लगाना है, सबसे पहले आपको क्या दिखता है? किसने बोला, मुझे पत्ता दिखता है, कोई डांड दिखता है, कोई कुछ दिखता है। अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ उसकी आंख दिखती है, उसकी आंख पे निशाना लगाना था। तो गुरु ने सबको बराबर ज्ञान, लेकिन जिसने निष्ठा रख ली, जिसने संकल्प कर लिया, वही ज्ञानी हो गया। तो अगर आप डिक्टेंशन मार्क लाना चाहते हैं तो आप आज से अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर, अपने बुक्स को समय समय से पढ़ना शुरू कर दें और सवेरे जब उठ के पढ़ेंगे तो आपका चित्त, आपका मन एकाग्र रहेगा। आपको जो पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। आप इनबिल्ट कर लें, इस कंप्यूटर में भर लें, फिर कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई भाषण देता है तो बहुत कम लोग, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो भाषण पढ़ के नहीं देते हैं। सब यहाँ कंप्यूटर में होता है, फटाफट बोलते चले जाते हैं, विषय चुन लेते हैं। तो भाइयों आप भी अपने सब्जेक्ट को चुन चुके होंगे, अब जुट जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। और विद्या धन से बड़ा धन नहीं होता। एक बार इसको प्राप्त कर ले तो बाकी सारी चीज़ें आपको स्वतः मिल जाएंगी। भाइयों मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर के, ये विषय बहुत गहरा है, फिर कभी इस पे बात करेंगे। एक एक सब्जेक्ट को लेकर बात करें तो मुझे 4 घंटा 6 घंटा या 2 दिन 4 दिन चाहिए, और ऐसा भी आगे चल के हम करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सवेरे जल्दी उठें, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पढ़ाई करें, कंप्यूटर से करें, गूगल से समझ लें, जो चीज़ें नहीं समझ आती है, कोई टीचर से भी समझना चाहते हो, ऑनलाइन टीचिंग भी मिलती है। सो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री राम।